चाइना ने अपना सारा फोर्स है वो लगा दिया था ट्रम्प को हराने के लिए। अब शी जिनपिंग को जाना पड़ा है बाइडेन के पास कि अभी भी कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए, ताकि ट्रम्प प्रेसिडेंट ना बन सके। तो ईरान के पास खमेनी साहब सुप्रीम लीडर हैं, इतने बड़े कि आजकल बुर्का डाल के छुप कर बैठे हैं कि कहीं कोई बॉम्ब ना आ जाए उनके ऊपर। जेलेंस्की ने बोल दिया है हम अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक सकते हैं रशिया के ऊपर। कौन बोल रहा है? जेलेंस्की बोल रहा है, यूक्रेन वाला जोकर जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं। ईरान ने भी बोल दिया हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब अब इजराइल के ऊपर फेंकेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब था ही नहीं, यानी कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड किया गया है कि भैया तुम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। ये मत सोचना कि भारत सेफ है। चाइना की फोर्सेस ऑलरेडी पाकिस्तान में लैंड कर चुकी हैं और चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में लैंड करना, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक फ्रंट और तैयार कर दिया है भारत के साथ भी। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि एक एक कर नहीं होंगी, ये सारे के सारी एकदम से शुरू होंगी। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाएगी जहां पर हर एक आदमी दूसरे का खून का पैसा दिखेगा, और इसी को इमरजेंसी बोलते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बोल रहे हैं कि मैं सारे युद्ध बंद करवा दूंगा, ये होने ही नहीं देंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं सुमित जैन जी, सीधे चाइना से, और बात करेंगे हम बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। सबसे पहले सुमित जी, जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज का मुद्दा ये है, एशिया पैसिफिक मीट शिले में हो रही है 2024 और 20 साल के बाद, यानी कि 2004 में शिले ने एशिया पैसिफिक मीट को होस्ट किया था और एक बार फिर से होस्ट कर रहा है 20 साल बाद। और वहाँ पर आपके ससुराल वाले भी पहुंचे हैं, यानी कि शी जिनपिंग की मैं बात कर रही हूँ, और उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होने वाली है। और इस मुलाकात को लेकर काफी लोगों के कान खड़े हो गए। तो मैंने सोचा आपसे खबर ले लेती हूँ कि आखिर इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके बाद बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात का क्या अर्थ निकाला जाए। अमर जी, बहुत बढ़िया मुद्दा है, क्योंकि इंडियन मीडिया में इसको उठाया नहीं गया और मुद्दा बड़ा भी है। बड़ा इसलिए कि पहली बात यह है कि आपने कभी भी शी जिनपिंग को अपने घर से बाहर निकलते देखा ही नहीं है। ना सुना होगा कि कहीं यहाँ चले गए वहाँ चले गए। जैसे हमारे मोदी जी कहीं ना कहीं गए रहते हैं, अवार्ड लेकर आ जाते हैं। चाइना को कोई अवार्ड नहीं देता, इनको बुलाता भी कोई नहीं है और ये जाते भी नहीं है। ये ऐसे फूफा जी हैं जो हमेशा अपना मुंह जो है वो फुला के बैठे रहते हैं और कुछ मर्जी कर लीजिए, इनका कभी भी मूड सीधा होता नहीं है। अब ये जिसको बोलते हैं पंजाबी में बूथा चक के, दे हैव गॉन टू चिली। और वहाँ पे मिल किसको रहे हैं? वहाँ मिल रहे हैं बाइडेन को, जो कि एक एक्स प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अगले 1-1.5 महीने के बाद। ऐसा क्या चक्कर है कि शी जिनपिंग चाइना जैसी कंट्री में अपने घर को छोड़ के, बीवी को मुझे लगता है छोड़ के गए हैं पहली बार, और वो भी वहाँ जा रहे हैं और बाइडेन को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो चक्कर है। और आपको मैं ये बता दूं कि शी जिनपिंग को पंजाबी आ गई है, मेरे साथ रह रहकर इनको पंजाबी आ गई। हाँ, पंजाबी आ गई है। और इन्होंने बाइडेन को बोला तू की किता यार, मेरा पट्टा बैठा देता तू। तो ये वहाँ पर ये बोल रहे हैं उसको, बाइडेन को, कि तूने मेरा भट्टा बैठा दिया है, तूने ये क्या कर दिया। तूने बोला था कि वो कमली आएगी, कमली आई नहीं, कमला आ गया, तो अब हमारा क्या होगा। तो ये जो सारी बातचीत है बाइडेन के साथ शी जिनपिंग की, ये वहाँ पे हो रही है। ये वहाँ पे रो रहे हैं और वो वहाँ पे हंस रहा है बाइडेन, और समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या, चक्कर क्या है। चाइना ने अपना सारा जो फोर्स है वो लगा दिया था ट्रम्प को हराने के लिए। आज की ही एक न्यूज़ है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं अमेरिका की, उन सबका डाटा चोरी किया गया चाइनीज़ हैकर्स की तरफ से। 1-1.5 महीने से ये काम चल रहा था और उसके बाद सबके फ़ोन के ऊपर मैसेजेस जा रहे थे फ्रॉम चाइनीज़ हैकर्स कि आपको कमला हैरिस को वोट करना है, क्योंकि वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रही है एंड कमला हैरिस इज़ गुड फॉर योर कंट्री। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो इंटेलिजेंस वालों के पास थी, क्योंकि वो खुद इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, उन्होंने बाहर नहीं निकाली। लेकिन अभी जब ट्रंप निकल आ गए हैं, जीत कर आ गए हैं, अब वो अपने गुड बुक्स में आने के लिए ट्रंप के, उन्होंने बोल दिया कि असी देखो जी चोरी पकड़ ली। लेकिन अब काम हो गया तमाम, और चाइना को पता लग गया कि अब हमें बचाने के लिए कोई भी नीचे नहीं आएगा। रीज़न बीइंग, ट्रंप ने जो अपनी टीम में, अगर आप देखिए, कोई भी जो नाम है जो एंटी चाइना है, उनको चूज कर उसने एक एक जगह पर उन्होंने फिट किया है।
उसके ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो, बहुत वीडियोस बन गई हैं उसके ऊपर। बट ही इज स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन एंटी चाइना पीपल, जिनका स्टैंड है। और इसीलिए अब शी जिनपिंग को जाना पड़ा है बाइडन के पास कि अभी भी कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए, ताकि ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ना बन सके। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सोच समझ के दे रहा हूँ कि अभी भी प्लान्स चलाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ट्रंप शपथ ना ले पाए 20 जनवरी को। अब आप सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है। एग्जैक्टली ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है? Now I'll tell you, there is only one way in which Trump cannot become the president on 20th of January, even though House, Senate, GOP सब कुछ जीत गए हैं, प्रेसिडेंसी भी जीत गए हैं। और उसका रीज़न है, अगर दुनिया में इमरजेंसी लग जाए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि इमरजेंसी लगानी पड़े, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो कंटिन्यू रहेगा और वहाँ पर मिलिट्री जो है उसके अंडर आ जाएगी एंड ही विल बिकम द सुप्रीम लीडर। जैसे कि हमारे ईरान के पास खमेनी साहब सुप्रीम लीडर हैं, इतने बड़े कि आजकल बुर्का डाल के छुप कर बैठे हैं कि कहीं कोई बॉम्ब ना आ जाए उनके ऊपर। तो वो वाला हाल बाइडन का हो जाएगा अमेरिका के अंदर। अब ये होगा कैसे? ये होगा कि अगर सपोजिंग मिडिल ईस्ट में युद्ध इतना बड़ा हो जाए कि उसे संभालना ही मुश्किल हो जाए या न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया जाए छोटा मोटा भी, तो इमरजेंसी पूरे दुनिया में डिक्लेयर हो जाएगी और उससे बाइडन कंटिन्यू रहेंगे प्रेसिडेंट के लिए। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, 2-3 चीज़ें हुई हैं। जेलेंस्की ने बोल दिया है हम अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक सकते हैं रशिया के ऊपर। कौन बोल रहा है? जेलेंस्की बोल रहा है, यूक्रेन वाला जोकर, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, क्योंकि इनके सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहले ही सरेंडर करवा दिए गए थे। लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं, यानी कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड किया गया है कि भैया तुम रशिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। दूसरी तरफ से अगर ये काम ना हो फॉर एनी रीजन, तो प्लान बी भी तैयार है। ईरान ने भी बोल दिया हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब अब इसराइल के ऊपर फेंकेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब था ही नहीं, उन्होंने ही धमकी दे दी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। यानी कि वहां पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भिजवा दिया हो कि भैया इसराइल के ऊपर बॉम्ब फेंक दो। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ जो अरब वर्ल्ड है, यानी कि सऊदी अरेबिया में OIC की मीटिंग हुई, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्री के लोग वहां पहुंचे और सबने मिलकर पहली बार इसराइल को गालियां निकाली हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, जो अभी तक रिफ्रेन कर रहा था इसराइल को अटैक करने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि जो किया है ये गलत किया है। तुर्की ने भी बोल दिया, ईरान तो बोल ही रहा था, और सबने एक कसम खाई है कि हम इसराइल की एग्जिस्टेंस को खत्म करेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर जेलेंस्की न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करता है या सारे मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा होकर इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं, क्या ये इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी? तो ये जो चीजें हैं, अगर इनमें से एक भी एस्केलेट हो गया, इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो गया, तो बाइडन विल रिमेन द प्रेसिडेंट और ट्रंप शपथ नहीं ले पाएंगे 20th ऑफ जनवरी के लिए। हो सकता है कि वहां पर शी जिनपिंग यही बातें करने गए हैं कि क्या तुम्हारे पास प्लान बी है, ताकि ट्रंप वापस नहीं बन सके प्रेसिडेंट। ये एक लगा होगा कि यार ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये एक मन की बात है। ऐसा नहीं है, आपको जियोपॉलिटिक्स में हर चीज़ को जोड़ना पड़ता है तो एक पिक्चर सामने आती है। ये सारी न्यूज़ आपको दिख जाएंगी, यू हैव टू जस्ट जॉइन द डॉट्स। वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं ऑफिशियली, वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की बातें उन्होंने इमीडिएटली ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अभी क्यों करनी शुरू करी हैं। लास्टली, अगर आपने बाइडन और ट्रंप की जो अभी मीटिंग हुई थी कल व्हाइट हाउस में, उसमें अगर आपने देखा होगा तो कुछ अजीब सा हुआ। ट्रंप ने वहां पर जाके मीटिंग करी है, हेलो हाई हुआ वहां पर, और बाइडन वॉज लाफिंग एज इफ बड़ा खुश था कि ट्रंप जीत गया है। आपको लगता है कि इतने बड़े राइवल्स, एक दूसरे के जान के दुश्मन हो, बाइडन की टीम हार गई हो और वहां पर वो इतने बड़े बड़े दांत जो उसके है भी नहीं, पता नहीं नकली है कि क्या है, वो दिखा रहा है जैसे बड़ी खुशी हो उसको ट्रंप को मिलने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लिब्रांडू जब हंस रहे होते हैं, ये जो सारे लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, इसका मतलब है कि अंदर कुछ और चल रहा है। वो बोल रहा होगा, अंदर से सोच रहा होगा, ये सोच रहा है कमला कि ये 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने वाला है, इसको अभी ये पता नहीं है कि मेरा प्लान बी क्या है। तो अंदर ही अंदर बाइडन की वो हंसी के ऊपर इतनी वीडियोस बन चुकी हैं नेट के ऊपर कि भाई इतनी हंसी, एक हारा हुआ प्रेसिडेंट
जिसकी पूरी पार्टी तहस नहस कर दी गई हो, वो ऐसे हंस रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड हिज माइंड। सो अब ये सारा कुछ जब देखेगी आपको पता लगेगा समथिंग इज हैपनिंग। वाई शी जिनपिंग इज राइट नाउ इन अ कंट्री जिसका कोई लेना देना चाइना से नहीं है, और बाइडन को मिल रहे हैं जो कि पहली बात तो जीरो है और अब तो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। तो बात समझ नहीं आती, और चाइना कभी भी हारे हुए आदमी से मिलता ही नहीं है। आप समझ रही बात को? तो इसलिए बोल जी, रहा हूं समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द सीन्स, एंड समथिंग विच इज कुकिंग इज ह्यूज बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ एनीबडी। सुमित जी, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस पावर में आए हैं, उसके बाद एकदम से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो इक्वेशन थी जियोपॉलिटिकल कंट्री टू कंट्री, वो एकदम चेंज हो गई। और ट्रम्प, जैसे कि हम जानते हैं कि वो तो फरमान जारी कर देते हैं। उन्होंने सबसे कहा कि 2 महीने मेरे आने से पहले पहले सब कुछ ये बजट जो होना चाहिए, सब क्लियर हो जानी चाहिए। और उस पर लगा कि देखने में लग रहा है कि उस पर काम होना भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से और जिस और ये सारी चीजें हैं, शी जिनपिंग जो बाइडेन को मिल रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बैक कर रहा था, चाइना उनको बैक कर रहा था। तो ऐसे में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, इसराइल ईरान लेबनान की बात करें, तो जो बाबा वेंगर की जो भविष्यवाणी थी कि 2025 में एक वर्ल्ड वॉर हो सकती है, क्या वो पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है बाबा वेंगा वाला भी, हम्म। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, पॉसिबिलिटीज इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं डीप स्टेट को डिसमेंटल करने वाला हूं। अब डीप स्टेट क्या है, वी ऑल अंडरस्टैंड। जो उनकी वहां पर आर्म्स की लॉबी है, जो चाहती है कि युद्ध और बढ़े, अगर उसी को डिसमेंटल कर दिया तो दुकानदारी कैसे चलेगी? तो ये जो काम है कि ट्रंप ने बोला कि आई एम गोइंग टू क्लीन, जिसको स्वच्छ भारत था वो स्वच्छ अमेरिका की बात कर रहा है, और वहां पे रखा भी है हमारे विवेक रामास्वामी को इस पूरी चीज को सफाई करने के लिए। नाम में ही राम है, और जिसमें राम आ जाए वो सफाई करेगा ही करेगा। तो इसलिए उसको रखा है इलॉन मस्क के साथ कि भैया तुमने पूरे अमेरिका की सफाई करनी है, स्वच्छ अमेरिका बनाना है। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि डीप स्टेट इतने आसानी से सफाई करने दे, अपनी ही सफाई करने दे, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सारे के सारे सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। या तो अभी दिसंबर के महीने में आपको कुछ बड़ा आइदर रशिया यूक्रेन में, या इजराइल और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, या इवन जो ये सुइयां चुभो रहे हैं बार बार ताइवान और चाइना को लेकर, हो सकता है कि वहां पर कुछ हो। दे आर ट्राइंग कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो ताकि ट्रंप वापस नहीं आए। एंड अगर ट्रंप गलती से भी इनके हिसाब से प्रेसिडेंट बन गए तो उनके काम करने को कैसे स्लो किया जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को दोबारा से उजागर किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और उसका उदाहरण है, ये मत सोचना कि भारत सेफ है। चाइना की फोर्सेस ऑलरेडी पाकिस्तान में लैंड कर चुकी हैं, और चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में लैंड करना, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक फ्रंट और तैयार कर दिया है भारत के साथ भी। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि एक एक कर नहीं होंगी, ये सारे की सारी एकदम से शुरू होंगी। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाएगी जहां पर हर एक आदमी दूसरे का खून का पैसा दिखेगा, होगा नहीं दिखेगा, और इसी को इमरजेंसी बोलते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोल रहे हैं कि मैं सारे युद्ध बंद करवा दूंगा, ये होने ही नहीं देंगे। ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट, बट क्या डीप स्टेट इतनी आसानी से काम होने देगा, ये वक्त बताएगा। तो सुमित जी, ये जो आपने बात कही है चाइनीज फोर्सेस की पाकिस्तान में लैंड होने की, ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। सिंस हम सब जानते हैं कि एक तरफ तो भारत और चाइना के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन अगेन भारत पूरी तरह से चाइना को भारत ही नहीं बल्कि कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से आंखें मूंद के हम नहीं रह सकते कि हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो कोई नहीं, मतलब चलता है जिस तरह से। और जैसे चाइनीज फोर्सेस पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या ये एक साजिश हो सकती है कि पहले चाइनीज पे हमला होता है, फिर धीरे-धीरे ये पूरा इतना मामला गहरा जाता है, फिर वो अपनी फ़ोर्स को चाइना पाकिस्तान में लैंड कराने की बात करता है। क्या ये एक साजिश भी हो सकती है, प्री प्लान के भारत को मोर्चों पे घेरने की साजिश? देखिए अमर जी, बहुत ही सटीक आपकी जो है ना एनालिसिस है इसके ऊपर। मेरा अपना भी मानना है कि चाइनीज जो नेशनल्स हैं, वो कंट्री जिसने 50 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान को दिया हो,
उसके नेशनल्स को मरवाया जाता है। उसके बाद इमीडिएटली चाइनीज़ फोर्सेस पाकिस्तान में आनी शुरू होती हैं और जो मेजर इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर आर्मी के लोग पहुँचते हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इससे पहले एक खबर और भी आई थी, मैं पहले बोल रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स में कई चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। जो चाइना ने अपना F-35 का पैरेलल J-35A जो प्लेन निकाला है, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को भेजा है और अभी वो प्लेन चाइनीज़ एयरफोर्स के पास भी अभी पहुंचा नहीं है, पाकिस्तान को दे दिया गया है। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं पिछले 6 महीने से। लॉन्च उन्होंने अभी किया है, ट्रेनिंग पहले से चल रही है। पहले उन्होंने जो लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के वो प्लेन है जो कि रडार में भी आते नहीं हैं, वो दुश्मन की कंट्री में जाएंगे, तहस नहस करके वापस चले जाएंगे। अवर रडार्स विल नॉट बी एबल टू कैच इट। पहले वो वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी गई और अभी इन्होंने अपनी आर्मी को पाकिस्तान की धरती के ऊपर भेज दिया कि हम अपने नेशनल्स की सेफ्टी के लिए अपनी आर्मी को भेज रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर दूसरे कंट्री की आर्मी पहुंच जाए कि हम अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? यानी कि पाकिस्तान ने क्या लिख के दे दिया कि हमारी जो सॉवरेनिटी है हम गिरवी रख रहे हैं? ऐसा नहीं है, गिरवी नहीं रखा है। वो कुछ ना कुछ बड़ा इस एरिया में करने की कोशिश की जा रही है और शायद इसीलिए शी जिनपिंग की जो मीटिंग बाइडन से हो रही है ये उसका भी नतीजा है। अब प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत अछूता नहीं है इस बड़े प्लान में। जो प्लान बी है कि बाइडन कंटिन्यू रखें अपनी प्रेसिडेंसी को और ट्रंप को आने ना दिया जाए, उसमें भारत पाकिस्तान का भी एंगल शामिल है। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी नहीं होगा तो ट्रंप के बनने के बाद इमीडिएटली आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा स्यापा यहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई देगा। कहाँ होगा ये वक्त बताएगा। ये डीप स्टेट जाने और ट्रंप की टीम जाने। जो आज की डेट में अगर आपको लगता है कि बाइडन बहुत शातिर है तो ट्रंप को भी मालूम है कि ये क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी लेवल तक ये गिर सकते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट ना बने। सो इसीलिए ट्रंप ने मैं तो भी पूछने वाली थी कि ट्रम्प इज वेरी शार्प, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रम्प को तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बारे में जरूर जानकारी रखते होंगे और इसके प्रिवेंशन को लेकर भी वर्क कर रहे होंगे। तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, भारत को क्या करना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे अगर हम बात करें इन सारी चीजों को देखते हुए? ट्रंप ने और ट्रंप की टीम ने सबसे पहला काम किया, जेलेंस्की से बात करी कि भैया तुम्हें इस उकसाया जा रहा है कि तुम न्यूक्लियर बम की बात करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम युद्ध रुकवाना चाहते हो, मेरे प्रेसिडेंट बनने तक तुम चुप करके बैठे रहो। मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा तुम्हारा युद्ध मैं पुतिन के साथ रुकवा दूंगा। उधर इजराइल को बोल दिया है कि तुम्हारे ऊपर भी ईरान की तरफ से अटैक करवाने की कोशिश की जाएगी, हिजबुल्ला की तरफ से अटैक करवाने की कोशिश की जाएगी। तुम चुप करके बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है अभी 20 जनवरी तक, उसके बाद देखेंगे, मैं तुम्हारा युद्ध भी रुकवा दूंगा। भारत को भी बोला गया है कि आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी बाहर से भी और कंट्री के अंदर जो जिहादी बैठे हैं उनकी तरफ से भी। और आप देख लीजिए रेलवे लाइनें उड़ रही हैं, रोज प्लेन के ऊपर बॉम्ब होक्स की फोन कॉल आ रही है, मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। अब आप देख रही हैं कि यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है इन जिहादियों की तरफ से। ये जिहादी कहाँ से आते हैं, ये मानसिकता कहाँ से क्रिएट होती है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। ये पागलपन का रस कहाँ से पीकर आते हैं और इनको उकसाया कौन उकसा रहा है और क्यों उकसाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ट्रंप एंड हिज टीम नोज इट, इसलिए बार बार सबको बोल रहे हैं प्लीज स्टॉप टेकिंग एनी बिग एक्शन टिल 20th of January, क्योंकि उसके बाद तो मैं संभाल ही लूंगा। लेकिन उससे पहले बाइडन और डीप स्टेट ये अभी भी कमान संभाले बैठे हैं और ट्रंप की टीम को मालूम है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, कौन सी कंट्री कब कोई पागलपन कर ले कुछ नहीं पता। और अगर किसी ने एक्शन नहीं लिए जैसे बाइडन चाहते हैं, हो सकता है कि अमेरिका खुद ही कहीं ना कहीं एक फॉल्स एक्शन देकर ये बोले देखिए जी ईरान ने बॉम्ब फेंक दिया। फेंकेगा अमेरिका, नाम लगाया जाएगा ईरान का, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ऐसे में भारत को किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स जो मैंने पूछा था वो क्या भारत कर सकता है? क्योंकि सिर्फ भारत देखिए को भारत की बात करते हैं, होस्टाइल नेबरहुड है, और ऐसे में भारत क्या कर सकता है? भारत में तो एक नारा लगा दिया है एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, बटोगे तो कटोगे, एंड दिस इज द ओनली थिंग विच कैन सेव भारत।
नहीं तो ये डॉट्स वाला इंडिया रह जाएगा। अब ये भारतीयों के ऊपर है कि वो भारत को भारत रखना चाहते हैं या आपको फ्रेगमेंटेड कटा हुआ एक बेसहारा आपको कंट्री चाहिए जो डॉट्स वाला इंडिया हो। राहुल गांधी की तो मंशा है कि इस कंट्री के टुकड़े किए जाएं। ओबे वो कहता है नाना ने कर दिए, दादी ने भी गिफ्ट कर दिया, मेरे बाप ने भी गिफ्ट कर दिए, कोई आइलैंड्स कर दिए, कोई और एरिया कर दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। चाइना को मैंने लिख के दिया हुआ है कि भाई मेरे प्रधानमंत्री बनते ही मैं अरुणाचल और लद्दाख चाइना को दे दूंगा। तो ये एग्रीमेंट्स हैं इनके। तो राहुल गांधी तो चाहता है कि देश इंडिया से इंडिया रहे डॉट्स वाला और ये भारत बन ही ना सके। अब ये हमारे ऊपर है, सनातनियों के ऊपर, कि हम क्या चाहते हैं। इसीलिए जो नारा दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं या इसे पीछे लेके जाना चाहते हैं। कहाँ पर? रियासत पुदीना की तरफ, जहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, हर जगह पे मायूसी है, सन्नाटा है, चाकू चल रहे होंगे। अभी आज की न्यूज़ है कि पुलिस वाले ने एक मुसलमान को रोक लिया कि भैया तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, और मुसलमान बोलता है पुलिस वाले को, आज तूने रोक लिया, अगर कल दोबारा से मुझे रोका, मैं बेशक गलत जा रहा हूँ तो चाकू मार दूंगा। और पुलिस वाला चुप कर गया। यहाँ तक इनकी बदतमीजी बढ़ गई है। अब आपके ऊपर कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे कंट्री को बचाना है। हर इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप सोच कर देखिए, हिंदुओं 60% हिंदू वोट करने जाता है, उसमें से भी 30% लोग जो है, 20% लोग वो कांग्रेस को वोट करते हैं। और वो कॉकरोच आते हैं, 99% वोटिंग करते हैं और 99% वोटिंग कांग्रेस को जाती है। उनका पूरा इकोसिस्टम उनके साथ है। एक एक आदमी 3 3 बार जाकर वोटिंग करता है। इन लीगल्स को उन्होंने स्प्रेड कर दिया। अब वो उनका काम ही है कि जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं वो लोग वहां पहुंच जाते हैं लाखों की तादाद में और वोटिंग करते हैं। अब भारत को क्या करना चाहिए? मोदी जी जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अभी हमारा फर्ज है कि हम क्या करें। अगर हमने इस देश को बचाना है, हमें इन जिहादियों से अपने देश को बचाना पड़ेगा। चॉइस हमारे सामने है। हरियाणा ने हमें करके दिखा दिया, वहां पर भी भगवान ने बचाया है आपको। आपकी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई अपने आप को बचाने के लिए। हरियाणा में भी 40% वोट ये गंदे कांग्रेस को मिले हैं। राहुल गंदगी को मिले 40% और बीजेपी को 39%। ये भगवान ने बचा लिया आपको, वरना यहां पर भी तख्ता पलट होना था जैसे बांग्लादेश में किया है। सोच के देखिए, जो हरियाणा का बॉर्डर है वो कांग्रेस ने आके खोल देना था। सारे खालिस्तानी पहुंचते दिल्ली में, मोदी जी के घर को इन्होंने घेरना था। उसके बाद क्या होता मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शेख हसीना को तो भागने का 45 मिनट दे दिए, राहुल गंदगी मोदी जी को 45 सेकंड भी नहीं देता, खत्म कर देते। जैसे पंजाब में पुल के ऊपर उन्हें खत्म करने की साजिश कांग्रेस ने ही रची थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को क्या करना है। अगर ये भारत को भारत रहने देना है, ये भी हमारे हाथ में है। इसे अगर इंडिया बनाना है डॉट्स वाला, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं इसके देश के, वो भी हमारे हाथ में है। एवरी इलेक्शन इज नाउ इम्पोर्टेंट। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है, प्रतीत हो रहा है हरियाणा इलेक्शन से कि देशवासी इस बात को समझ चुके हैं कि हमें वो डॉट डॉट वाला इंडिया तो नहीं चाहिए, हम भारतवासी और हमें भारत ही चाहिए। तो एक एक इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा की बात है। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।